कितना ही बड़ी विडंबना है कि इस देश में भारतीय भाषाओं से ज्यादा किसी और भाषा को महत्ता दी जा रही है और वो एक्सेप्टेड है। अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाइए, वहां से पता चलेगा, वहां से वो खुद चुनाव कर लेगा कि क्या अच्छा पढ़ना है और क्या खराब पढ़ना है। आप कभी हो गए हैं, कितना है, ये आप जब तक जीवित हैं तब तक निर्धारित नहीं हो पाएगा। विलाप में ये याद रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, प्रलाप में आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हो। वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। लाइन लगने के बाद भी सम्मान नहीं है। आदमी को लाइन लगना कोई दिक्कत नहीं, आदमी लग तो रहा है मैगडी की लाइन में। कितने लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं, कितने वापस घर लौट जाते हैं और कितने पंखे से झूल जाते हैं। जनसंख्या जब बढ़ जाती है ना तो आंकड़े हो जाते हैं, हम संख्याएं हो जाते हैं, हम व्यक्ति नहीं बचते। हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई परिवार, हमारे कोई गांव का, हमारे किसी बहुत खास का के साथ कोई हादसा नहीं होता है तो हमारे लिए पेपर में आ सकते एक और व्यक्ति नहीं रहा। तो सोशल मीडिया ने संस्कृतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जोड़ने का काम किया। उसके बहुत सारे निगेटिव भी बातें हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातें भी हैं सोशल मीडिया की अपनी। तो इश्क को मैं कारखाने की कमाई बोलता हूँ, दोस्ती को जिंदगी की पाई पाई बोलता हूँ। बात है, ये तुम्हारा काम होगा दोस्तों को दोस्त कहना, मैं नहीं कर पाऊंगा ये, मैं तो भाई बोलता हूँ। तो गाली क्या है, समाज का हिस्सा है, बिल्कुल, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर उसके में कवि बनने का सामर्थ्य है, उसमें शायर बनने का सामर्थ्य है, उसमें शायरी है, उसमें कविता है, तो मेरा समर्थन उसको। शिक्षा का क्या स्तर है आज के दौर में देश में? नमस्कार, जय हिंद। आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, और दिलचस्प किस लिए होने वाला है क्योंकि आज की चर्चा के लिए जो हमारे साथ आज के मेहमान, आज के गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो अपनी शायरी, अपनी पोइट्री के बलबूते से आप सभी के दिलों में घर करते हैं। और इसीलिए आज ये पॉडकास्ट दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम उन गेस्ट को, उस खूबसूरत व्यक्ति को आपसे रूबरू कराने वाले हैं जिनका नाम है अभिसार गीता शुक्ला। मैं स्वागत करता हूं अपने बड़े भैया का। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अर्नित। और बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे आके, बढ़िया लग रहा है। बस कुछ नहीं है भैया, सब आप जैसे बड़े भैया, लोगों का बड़प्पन है और साथ है, मोहब्बत है, जिसकी बदौलत ये जर्नी शुरू हो गई है और चल रही है, धीरे धीरे चलती रहेगी। ईश्वर करेंगे तो बहुत आगे तक जाएगी, बहुत यश मिलेगा। और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बस यदि आप जैसे बड़े भैया लोगों का साथ बना रहा तो वाकई ये जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है और आगे तक चलने वाली है। अब भैया मैं आपको यहाँ, मतलब रील पर तो हर कोई देखता है, आपको दिल्ली आए हुए भी काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि बाराबंकी से और दिल्ली तक का सफ़र कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ? अच्छा, ये सफ़र बाराबंकी से नहीं शुरू हुआ। हाँ, ये सफ़र शुरू हुआ है, एक हमारा गांव है बाराबंकी और अयोध्या के बीच में पड़ता है, उधौली। उस गांव से सफ़र शुरू हुआ। तो इस सफ़र की शुरुआत ऐसे रही कि मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो गांव में हुई। लगभग 5th तक मैं गांव में रहा। 6 से मैं बाराबंकी मैंने जाना शुरू किया, और तब वो बस की यात्रा होती थी, तो मैं बस से बाराबंकी जाता था और शाम को वापस आता था। फिर 8th 9th के आसपास गांव छूट गया, बाराबंकी आ गए। 12th तक बाराबंकी में रहे, और वहाँ की जैसा जो भी था, वहाँ पे दादी रहती थी, दादी के पास रह कर हम पढ़े। दादी थी, चाचा, बुआ, सब लोग रहते थे, मतलब वहाँ पे ये सब लोग रहते थे, तो उनके पास रहकर पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद 12th के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय आ गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में से पहले बीच में 1 साल हमने IIT की तैयारी भी करी। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे तो मामा के पास रहकर पढ़े, मामा और मामी के पास। तो वहाँ के बाद से फिर दिल्ली का सफ़र हुआ, और फिर दिल्ली में तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई, गांव से लेके और यहाँ तक का, शहर तक की यात्रा। दिल्ली में मतलब शहर में आके, दिल्ली में आके, दिल्ली तो एक तरीके से देश का दिल कहा जाता है, और आप देश के दिल में रह रहे हैं, और वाकई देश के दिल में रह रहे हैं आप। तो मतलब कभी तो गांव की याद आती होगी। मुझे लगता है कि जितने भी लोग कहीं से भी कहीं की यात्रा करते हैं, और जो हमारे जैसे यायावर लोग हैं जो घूम रहे हैं, लगातार कहीं बाहर निकल रहे हैं, वो किसी भी जगह पर रहते हुए कुछ ना कुछ तो अलग याद करते ही करते हैं। इसीलिए हम लोग राइटर बन पाए, इसीलिए हम लोग पोएट बन पाए कि जहाँ पे हैं वहाँ तो नहीं है, कहीं और ही है, कहीं और ही घूम रहे हैं। तो दिल्ली में रहते हैं तो गांव की याद आती है, गांव में लंबा रुक जाते हैं तो दिल्ली की याद आती है। लखनऊ नहीं छूटता क्योंकि वहाँ पे सारे दोस्त बने,
बाराबंकी में स्कूल रहा तो उसके स्कूल के दोस्त हैं। तो आप सब कुछ समेटना चाहते हैं लेकिन व्यवहारिकता नहीं है कि सब कुछ समेट पाए, सारी चीज़ें एक जगह आ पाएँ। तो जीते हैं वैसे ही मज़े करते हुए, लेकिन बात यह है कि हर एक पार्ट की, गांव हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो या फिर आज दिल्ली हो, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, सबका अपना अपना सफ़र है। अब तो कई बार अलग अलग शहरों में जाना हुआ जहाँ से बहुत प्रेम मिला। अभी मैं कानपुर से आया, कानपुर में इतने प्यारे लोग मिले, मुझे ग्वालियर से बहुत ज़्यादा प्रेम मिला, तो मुंबई से बहुत सारे लोग मिले। तो आप ये नहीं, मैं बता ही नहीं सकता हूँ अब कि मैं कहाँ का रह गया हूँ, क्योंकि अब तो निरंतर यात्रा चलती हाँ, रहती है, इधर से उधर से इधर, कभी भी लगातार पूरे चल रही पूरे देश में। हाँ। मतलब अब तो जैसा बोला कि पूरे देश में ही घर कर चुके हैं अब तो आप, है ना, पूरा देश ही आपका घर है। और तो जिस वजह से लोगों के दिलों में घर बना, शायरी की वजह से, कविता की वजह से, ये कविता ने कहाँ से जन्म लिया, शायरी ने कहाँ से जन्म लिया जीवन में? देखो, मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ कि आप कवि जो है वो जन्म से होते हैं। हाँ, मेरा ये मानना है। अच्छा। फिर निरंतर आप प्रयास करते हैं, उसको क्राफ्ट करते हैं। जैसे आपकी नज़र जो आर्टिस्ट, जैसे जो पेंटर है ना, वो बचपन से पेंटर है। अब वो बन नहीं पाया या नहीं बना वो अपने पास है, पर उसकी नज़र, जो पेंटिंग वाली नज़र है, वो जो पेंटर की नज़र है, वो हमेशा रहेगी वैसी। कवि की नज़र भी वैसी ही है, लेखक की नज़र भी वैसी ही, वो हमेशा से बचपन से होता है। अब वो खुद को तराशता है, जैसे कि हीरा, हीरा जब निकलता है तो वो हीरा ही होता है, फिर उसको तराशा जाता है तो वो और महंगा हो जाता है। तो तराशना आप पूछ सकते हैं कब से शुरू हुआ, कवि कब से थे ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कब, जब बचपन में या और जब छोटे थे या जब बस में यात्रा करते थे तो देखते हुए, सफ़र करते हुए बड़ी चीज़ें दिमाग में आती थी कि ये ऐसा क्यों है, वो चीज़ वैसी क्यों है, तो क्यूरियोसिटी रहती है, या सबसे अलग सोचने की, या जैसे कि गाने में म्यूजिक से ज़्यादा लिरिक्स समझ में आने लगती हैं। आप कोई दुख भी नहीं है, बचपन में क्या दुख होता है, आज के दिन शाम को पेंसिल नहीं मिली इसका दुख, लेकिन आप उस दुख को अलग तरह से महसूस करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप हमेशा होते हैं, फिर आप तलाशते हैं। उस तलाशने में मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरा एक मित्र है उपेंद्र यादव। तो मैं जब शुरुआत मैंने लिखना शुरू किया तो मैं बड़ा ऐसे तुकांत लिख के या तुकबंदी करते हुए लोगों का बड़ा मजाक बनाता था। और वो एहसान कुरैशी जी का एक स्टाइल था, तो उस स्टाइल को कुछ दिन तक कॉपी किया। फिर और भी जो कवि हैं, कुमार विश्वास जी हैं, और भी ऐसे कई सारे ऐसे कवि हैं जिनका फ्लो है, जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह वो गाते हैं, तो उस तरह की कविताएं लिख के लोगों के उसमें तुकान करके मैं उनके मजे लेता था, उनका मजाक बनाता था। तो मेरे दोस्त था उपेंद्र, उसने कहा कि जब लिख सकते हो, जब ईश्वर ने कुछ अच्छा लिखो। तो वो रहा। फिर मेरा दोस्त था, वहाँ पर दोस्त रहा आकाश, अंबोजी, सब लोगों ने बड़ा सहायता करी, बड़ी मदद करी लिखने में, प्रोत्साहित करने में। उस समय कौन सुनता है, मैं लिख रहा था कि सुनाओ तो कहते थे कि हाँ सुनाओ, वरना उस समय पे सुनाना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है, मित्रों को सुनाना। दोस्तों के साथ में तो सुनना दोस्त सुनते ही नहीं है भाई, इस टाइप की चीजें बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। वो कहते हैं कि तुम अलग रोमियो हुए पड़े हो। अच्छा, आपके पास कोई दुख भी नहीं है ना, तब तक क्या दुख है, आपका सब कुछ जीवन एक लाइन में चल रहा है, अब सब बढ़िया बढ़िया रहा। ये तो स्कूल में तो शुरू हो ही जाते हैं ना दुख सुख। तो आप दुख तो वो समय के दुख ऐसे दुख नहीं होते ना जिसपे आप क्या लिखोगे कि इस बार नंबर कम आए, ये दुख तो दुख नहीं होते। हाँ, ईश्वर की कृपा है कि ऐसा घटनाएं नहीं हुई कि जिनको उस समय तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। और ईश्वर करे किसी के भी जीवन में एक समय तक, निश्चित समय जो होता है उस तक तो नहीं हो, घटनाएं तो होंगी ही, पर एटलीस्ट उस समय तक ना हो जब तक वो संभल नहीं जाता है। तो उस समय तक नहीं हुई थी, तो ऐसा कोई दुख भी नहीं था, पर अच्छे लगते थे। बचपन को मिस करने लगे थे, जब बचपने में ही बचपन को मिस करने लग जाए आप, तो आप समझ जाइए कि आप कवि हो गए हैं। कि हम वो गाना सुनते थे, वो कागजी कश्ती, वो बारिश का पानी, अब उसका कोई मतलब भी नहीं था, तब तक तो हम खुद ही कश्ती बना ही रहे थे। अच्छा, उस दौर में, स्कूली दौर में तो इन सब चीजों का मतलब समझना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, क्योंकि स्कूली दौर में इतनी गहराई वाली चीजें, इतनी डीप बातें, इतनी डीप थॉट्स, एक स्टूडेंट के लिए, जब स्टूडेंट मतलब अपने बचपने में होता है, खेल कूद में व्यस्त होता है ना, ये सब चीजें तब समझ में आती हैं जब आप स्कूली दौर से थोड़ा उभर जाते हैं। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप कवि जो है वो बचपन से कवि है, वो तो वही वैसे ही प्रोसेस कर रहा है ना। आपको क्या बनना, ये तो आज आप समझ के आते हैं। जैसे कि मैं आज की डेट में जब वापस मुड़कर देखता हूँ और अपने स्कूल का टाइम याद करता हूँ, अपने कॉलेज का टाइम याद करता हूँ, तो मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ कि मैंने ये किया। उस टाइम तो हम बस कर रहे थे ना, हमें थोड़ी पता था कि हमको रचनाएं करनी है या हम कुछ लिख पाएंगे। और लिखना तो एक अलग तरह से काम है, एक सृजन का काम है।
वो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या बच्चों ने निर्धारित ही नहीं कर सकते हैं। आजकल तो बच्चों को फोर्सली करा जा रहा है कि जाओ लिखो और लिख कर दिखाओ, हाँ। लेकिन राइटर या पोएट जो होता है वो बचपन से होता है। वो स्कूल में निबंध लिखवाए जाते हाँ, थे हाँ, और पत्र लिखवाए जाते हाँ, थे, लेकिन आज जब उस दौर से निकल गए हैं तो आज तो खुद ब खुद ही हाँ, निकल जाती हैं वो चीजें। हाँ, तो आपको पता नहीं होता है कि आप क्या होगे, लेकिन सबके अंदर वो एक चीज़ होती है, हाँ, जो उसको क्राफ्ट कर लेता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ही कविता, बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे मेरे साथ, कुछ मेरे दोस्त थे जो मुझसे उस समय भी बहुत अच्छा लिखते थे। अगर उन्होंने खुद को क्राफ्ट किया होता, अगर उन्होंने खुद पर ध्यान दिया होता, या उनको ऐसा अवसर मिला होता, तो शायद वो मुझसे बड़े होते, या मुझसे भी आगे होते, या कई लोगों से आगे होते। मैं कोई मानक नहीं हूँ, और लोगों से भी आगे होते। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे ख्याल से ये चीज़ ना कविता और शायर के जीवन में ही नहीं आती, ये कि हर एक बंदे के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। बड़ी बात होती है कि समय रहते हुए उस खासियत को बंदा बिल्कुल, समझ जाए, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। जो आगे अपना जो जीवन है उस खासियत को निखारने में, बिल्कुल। उस नगीने को निखारने में अपना वक्त दे। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, देश, स्थान, काल, सब डिपेंड करता है। दिल्ली में नहीं होता मैं तो नहीं हो पाती, मैं ऐसे लोगों से नहीं मिला होता जो प्रोत्साहित करते हैं तो नहीं हो पाती, फैमिली ऐसी नहीं होती तो नहीं हो पाता, भाई ने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं कहीं, मैं बहुत आलसी किस्म का व्यक्ति हूँ, तो मैं कहीं जाता नहीं था, तो मेरा भाई, मैं जीटीबी नगर में रहता था तब, जीटीबी नगर के आसपास, तो जब कोई भी ओपन माइक या कोई भी गोष्ठी जो उसके आसपास होती थी तो मैं जाता था, दूर होती थी तो मैं नहीं जाता था। तो मेरा भाई जबरदस्ती कह रहे जाओ जाओ जाओ। तो आप जहां पर भी हैं वहां पे उस यात्रा में आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना जब कोई इंसान बड़ा बन जाता है, जब कहीं ना कहीं किसी भी चीज में महारत हासिल कर लेता है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं भूल जाता है। मुझे बिल्कुल ये बात नहीं लगती है। मुझे लगता है कि जब आदमी बढ़ रहा होता है तो उसके पास व्यस्तताएं होती हैं, क्योंकि वो नया नया आया है, वो कोई कवि नहीं था, बचपन से वो इस माहौल में नहीं था, उसको पता नहीं था कि वो कवि बनेगा। अब उसके जीवन में एक क्षेत्र जुड़ गया है, अब उसने खुद को पहचाना है, तो अब उसके क्षेत्र में नयापन आया है, वो उससे डील कर रहा है। अगर उसी समय में, उसी काल में उसको जो उसके करीबी हैं वो इस बात से प्रेशर डालना शुरू कर देंगे कि तुम मुझसे नहीं मिल रहे हो, तो हम हमारी बात नहीं कर रहे हो, हमसे कहाँ हो, उस समय उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ऐसे जैसे कि कोई बच्चा तैयारी करता है यूपीएससी की, उस समय आप उससे दिन भर चरस बोगे तो जब वो हो जाएगा तो भूल ही जाएगा। उस समय आपने उसको कितना सपोर्ट किया, कितनी बातें बोली, कितना उसके ना कॉल करने से या उसके ना उपस्थिति रहने से किसी फंक्शन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि नहीं तैयारी कर रहा होगा, वो काम कर रहा होगा। तो जब वो पूरा दौरान जब आप उसका सपोर्ट करते हो तो बाद में आपको कभी नहीं बोलता है। वो उस बात से उसको बुरा लगता है कि जब वो बढ़ रहा है, जब वो अपने क्षेत्र में, वो कोई सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई पेंटर हो, जब उसने ब्रश पकड़ा है, अब वो तब अगर आप पर ध्यान देगा तो ब्रश पे कब ध्यान देगा? सही बात है। जब वो कविताएं कर रहा है, जैसे कि अब मैंने जाना शुरू किया, अभी समय मेरे साथ जो लोग हैं अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करें, वो दिन भर ये कहेंगे तो मुझको टाइम नहीं देते, तो मेरे पास लिखना भी है, मुझे बाहर भी जाना है, परफॉर्म भी करना है, मुझे लोगों से और भी नए लोगों से भी मिलना है, अगर मैं वही काम करता रहूंगा लगातार तो मैं और आगे कैसे जाऊंगा, और आगे कैसे बढ़ूंगा? तो ऐसा नहीं है। और जो ये सपोर्ट करते हैं उनको व्यक्ति कभी नहीं बोलता। आपको एक फ्री स्पेस देना पड़ेगा, वो व्यक्ति ग्रो कर रहा है। ऐसा है ना कि आपने गमले में पौधा लगाया था, वो बड़ा हो रहा है, तो अब आप उसको गमले में नहीं रख सकते, उसको निकाल के आपको बरगद है या वो उसको नीम होना है या उसको कुछ भी होना है, उसको बड़ा स्पेस देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपने गमले से मोह खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल, उसकी ग्रोथ के लिए उसको। और बड़ा, हाँ। अच्छा, सबसे पहली कविता कब लिखी थी, जब मतलब आपको लगने लगा हो कि हाँ मैंने ये चीज लिखी है और अब शायद मुझे लगने लगा है कि मैं एक कवि कहने योग्य हो गया हूँ, या फिर इससे बेटर अच्छा लिखने योग्य हो गया हूँ, या फिर वो पहली कविता जो किसी को सबसे पहले सुनाई हो आपने, जिसके बाद उन्होंने आपको सराहा हो कि हाँ तुम इससे अच्छा लिख रहे हो और भी इससे बेटर लिख सकते हो? अब वो कविता मुझे याद भी नहीं है और कब लिखी थी ये भी बताना बड़ा मुश्किल काम है। रही बात कि ये लगे कवि हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है अभी भी उसमें बड़ा समय है कि कवि हो जाना एक जो है वो समय निर्धारित करता है। हाँ। आप कवि हो गए हैं, कितना हैं ये आपका, आप जब तक जीवित हैं तब तक निर्धारित नहीं हो पाएगा। ये तभी निर्धारित हो पाएगा जिस दिन आप नहीं रहेंगे और आपके पीछे आने वाले लोग आपको पढ़ेंगे, आपकी प्रासंगिकता कितनी लंबी चलेगी, इसलिए आप कवि रहेंगे। बहुत सारे कवि आए पर कबीर कबीर हैं, तुलसी तुलसी हैं, बिल्कुल, उसके बीच में बहुत सारे लोग रहे, वो कवि हैं पर इनकी प्रासंगिकता इतनी अधिक है कि आपको कवि नाम लेते ही ये दो लोग सबसे पहले याद आते हैं, फिर और लोग याद आना शुरू होते हैं।
तो आपकी जर्नी, आपकी जो यात्रा है वो कितनी दूर रहेगी ये बताएगा। अभी तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, अभी तो मैं कविता भी नहीं कर पाया हूँ ढंग से। हाँ। अभी तो कितने क्षेत्र बचे हुए हैं, अभी तो सिर्फ इस बात पर ध्यान है कि लोग हमको सुन लें। अभी उनको क्या सुना जाना चाहिए वो मैं नहीं सुना पाया उनको, तो अभी तो बड़ा काम बाकी है। पहली कविता कब लिखी थी ये नहीं है पता, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा बढ़िया सा किस्सा, इससे बढ़िया मैंने वो कहीं शेयर नहीं किया। हाँ। लगभग 2015-16 की बात है। हाँ। एक पेज हुआ करता था फेसबुक पे, द एनोनिमस राइटर, हिंदी, मतलब उसके कई सारे भाषाओं में था, पर उसका एक हिंदी था, द एनोनिमस राइटर हिंदी। तो मैंने उनको अपनी एक कविता भेजी और वो थी कर्ण की कविता। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता रहा हूँ, और मतलब जो भी लोग कहेंगे तब तक नहीं काम किया था ये। तो मैंने अपने स्कूल में, हमारे यहाँ एक नाटक था सूतपुत्र। हाँ। तो मैंने वो नाटक पूरा पढ़ा था, वो कर्ण पे नाटक था, तो मैंने कर्ण पे कविता लिखी थी। तो कर्ण की कविता मैंने उनको सुनाई, मतलब उस पर भेजी उनको, और उनको पसंद आई तो उन्होंने अपने पेज पे छापी। तो नीचे से हमने लिखना शुरू किया कि अरे ये तो एकदम रश्मि रथी की याद दिलाती है, ये तो एकदम रश्मि रथी जैसी, तो दिनकर जैसी। तो मैंने कहा रश्मि रथी कौन है? 2016 तक, 2015 की बात बता रहा हूँ की बात। अच्छा, मैंने दिनकर जी को तो पढ़ा, जब उन्होंने दिनकर का, तुमने कहा तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप दिनकर से, लेकिन रश्मि रथी ये कौन है कि रश्मि रथी की याद दिला रही है। तो मैंने तब रश्मि रथी पढ़ना शुरू किया। तो चूंकि मेरा जो उत्तर प्रदेश बोर्ड से जो लोग हैं, जो भी यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, उनको ये बात पता है कि वहाँ का हिंदी का सिलेबस इतना इनरिच है कि अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है, और फिर मैंने वही बात की ना कि आपके अंदर कभी आप बचपन से हैं और आपको सोर्स मिल गया है हिंदी यूपी बोर्ड का, तो वो आपके अंदर से पहले ही बाहर आ गया है। अब बात जब मैंने इसको जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा यार इन लोगों ने किससे तुलना कर दी, तब मुझे वो लगा। फिर उसमें एक संदीप द्विवेदी जी हैं, फिर मैंने सुना, फिर तो मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है रश्मि रथी, उसमें मैंने काफ़ी पढ़ा उसको, काफ़ी वो तो शायद आज के दौर के हर किसी लिखने पढ़ने वाले की पसंदीदा किताब वो है। रहेगी, क्योंकि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप उस पर बात करेंगे ही करेंगे। हाँ। तो ये बड़ा काम रहा। और जो पहली कविता जो लोगों ने सराही और जो आई, उसमें एक दो कविताएं थी। एक थी कि क्या लिखूं मैं क्या लिखूं, कैसे आखिर क्या लिखूं, ऐसे करके एक कविता थी। और एक थी अर्जुन की युद्ध चिंता, कि अर्जुन युद्ध करने जा रहे हैं, उससे पहले कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो ये दो कविताएं थी जो पहली बार लोगों के बीच में आई, और लोगों ने कहा कि हाँ ये जो मुझे लगता है कि कविता है, और जो लोगों ने भी कहा कि हाँ ये इसका कविता है। छोटा सा अंश हो जाए अगर तो ऐसे थे कि अभय हृदय अशांत है, क्यों रक्त ये अधीर है, क्यों ये विरक्ति तेज है, क्यों मृत्यु का अभिषेक है, क्यों समय का अभाव है, क्या यही सत्य भाव है, क्या अशांति स्वरूप है, क्यों छाव छोड़ धूप है, क्यों युद्ध का प्रचार हो, क्यों ये विषय विशाल हो, सभा भी समाधान है, क्या बस यही निधान है, इस राज का करेंगे क्या, जब चित्तहीन पीर है, अभय हृदय अशांत है, क्यों रक्त ये अधीर है। क्या बात है। तो ये वो पहली कविता थी। ये कब लिखी थी? ये कविता है 2017 के आसपास की कविता है। और उसी के साथ साथ एक कविता ये थी कि क्या लिखूं मैं क्या लिखूं, कैसे आखिर क्या लिखूं, लिखता हूँ एक राम भी, काले रंग में श्याम भी, वो भोर की अजान भी, लिखूं मैं गुर कृपाण भी, ऐसा सही लिख दूं मैं, बेरंग को कुछ रंग दूं मैं, क्या ही लिखूं जो सिंधु हो, वो पूर्ण हो पर बिंदु हो, प्रारंभ को लिखूं मैं अंत, सीमित हृदय करूं अनंत, फिर ज्वलंत तम मिटा लिखूं, फिर आग को बुझा लिखूं, कैसे आखिर क्या लिखूं मैं क्या लिखूं। क्या बात है यार। तो भैया मतलब ये, और ये कब लिखी थी आपने? ये दोनों कविताएं लगभग आसपास की, मैं इनका दोनों का हाँ दोनों समय मैं बता नहीं सकता कि क्या समय। मंचों पर कब जाना शुरू किया? मतलब आप 2017 से आपने बोला कि ये वाली प्रसिद्धि, मतलब यहाँ से थोड़ा सा लोगों ने जाना शुरू किया। हाँ। एक तरीके से वही उसका मतलब है। तो मतलब फिर मंचों पर कब से जाना शुरू किया? मंचों पे एक मंच हुआ करता था कैफराती करके हौज खास में। मेरा एक दोस्त है अक्षत, तो अक्षत के साथ मैं और अक्षत भी लिखता था, वो इंग्लिश पोएट्री लिखता था और गिटार भी प्ले करता था वो। तो हम दोनों साथ में हौज खास गए। ठीक है। तो इतनी शर्म थी कि किसी के सामने कैसे परफॉर्म करें। हाँ। तो हम लोग पहली बार गए तो हम लोग लेट हो गए, और उसमें सब चालाक होते थे। तो उसमें क्या था कि उसमें 25 स्लॉट्स ऐसे होते थे कि आप 25 स्लॉट्स हैं, उसमें आप नाम ओपन माइक था टाइप में होगा। हाँ, इसमें 25 स्लॉट्स में अपना नाम लिख दो तो उसी नाम पे आपको बुलाया जाएगा। तो जो लोग भी आते थे वो नीचे की तरफ नाम लिखते थे, क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो उनको पहले बुलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम लोग पहुंचे तो 1 और 2 3 ऐसे 3 स्लॉट्स खाली थे। तो हमने कहा कि नहीं लिखते हैं आज, तो हमने नहीं लिखा, हम सिर्फ सुन के चले आए पहली दफा। तो जब हम सुन के आए तो आप रवि गुप्ता को जानते हैं ना। हाँ, ये होस्ट कर रहे थे वहाँ पे, ये वहाँ पे होस्ट थे। ठीक है। दोबारा में जब हम गए तो उस बार अक्षत नहीं गया था, मैं अकेले गया था। तो
तब मैंने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया। फिर तीसरी बार मैं और अक्षत हमने दोनों ने परफॉर्म किया। तो ये वो पहला मतलब दिल्ली में आने के बाद, ऐसे तो मैंने पहले स्कूल में करे ही हैं ऑब्वियसली। मतलब पहले स्कूल में आप मतलब जो स्कूल के मंच होते थे वहाँ पर परफॉर्म करते थे? हाँ, कविताएं ही करते थे। वहाँ पर भी कविताएं होती थी? हाँ, तब भी पता नहीं था कि क्यों कर रहे हैं कविताएं। हाँ, तो लेकिन तो वहाँ पर अपनी लिखी हुई करते थे या फिर नहीं यार, तब तक तो पढ़ते थे किताब से पढ़ते थे, मतलब सिलेबस में होती थी। हाँ, सिलेबस में होती थी या कहीं से मिलती थी वो कविताएं। अच्छा, उनको समझ जाते थे आप उस दौर में कि ये मतलब लिखा है तो क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या है? अब अच्छा लगता था यार। हाँ, जैसे कि एक वो था, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां में, किसी कविताएं मुझे याद नहीं है। मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। तो ये एक कविता थी और ये मैंने 15 अगस्त पे परफॉर्म की थी। और ये मैं जब पढ़ता था तो मुझे बड़ा मतलब पता नहीं अच्छा लगता था बस कि ये कुछ तो है जो मैंने कुछ नया सा क्रैक कर लिया। तो पूरा तैयार करके पूरी याद रह गया था। तो इसी के आसपास आज़ादी के आसपास गांधी जी पे कविता थी, वो कविताएं पढ़ता था। मुझे कविताएं सही से याद नहीं है, पर हम सोए थे हमें जगाया, आज़ादी का पाठ पढ़ाया, हम सोए थे हमें जगाया, ऐसे करके कविताएं थी। तो गांधी जी पे कविता थी, ऐसे करके कविताएं जो थी वो मतलब आज़ादी के आसपास की जो कविताएं हैं वो बड़ा प्रभावित करती थी, बड़ा अपनी तरफ आकर्षित करती थी। वो देशभक्ति की सब शुरुआती देशभक्ति कविताओं की तरफ से ही हुई। और तो आज भी देशभक्ति तो है ही। और तो एक आपकी एक छंद बहुत ज्यादा आपका प्रसिद्ध हुआ है, राम जी का छंद। हाँ, मेरे ख्याल से वहां से आपको और ज्यादा प्रसिद्धि मिली है, लोगों तक पहुंचने में उसने बहुत ज्यादा सहायता। हाँ बिल्कुल। मैं मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ नहीं बिल्कुल आप सही हैं। सब राम का ही है जो भी मिला है मुझे। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सबको परोक्ष रूप से मिलता है, हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से राम जी ने दिया है। तो उन्हीं की कृपा है। हाँ, मतलब वो क्या सोच के लिखा, मतलब जब वो लिखने के लिए जब वो विचार दिमाग में आया तो मतलब कलम जब उठाई होगी लिखने के लिए तो क्या याद आया होगा, क्या स्मरण किया होगा कि यार यहाँ से शुरू करता हूँ? मतलब मुझे लगता है कि किसी भी राइटर से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि उसने क्या सोच के लिखा। कई दिन तक आप एक विचार में रहते हो। हाँ। एक विचार के साथ आप यात्रा करते हो, फिर एक दिन आपकी कलम उठती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि एक दिन में हो गया, तो एक दिन में नहीं, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है। वो निर्माण हो और वो विध्वंस हो, वो कुछ भी हो, वो शुरू बहुत पहले हो जाता है, दिखता एक दिन है। तो जब वो कविता हो रही थी तो उस समय मैं राम के आसपास, मैं उनको आदर्श मानता हूँ। मेरी बहुत सारी कविताएं उनके आसपास हैं। जो मेरी पहली कविता बहुत वायरल हुई थी वो भी राम जी पर ही थी। तो मुझे लगता है कि मेरा पहले हमेशा से ये था कि जो सशक्त लोग हैं, जो बड़े, जिनके पात्र बहुत मजबूत पात्र हैं, जो जब वो विकट स्थितियों में फंसे तो वो भी रोए, वो भी परेशान हुए, वो विचलित हुए। इसीलिए मेरी पहली जो कविता थी वो अर्जुन की दुचिंता थी कि अर्जुन जिसने कभी इस बात को सिद्ध करने के विषय में सोचा ही नहीं कि मैं बड़ा धनुर्धर हूं कि नहीं हूं। वो तो उसको पता है कि वो है। उसने कभी नहीं कहा, वो ये कह रहा है कि मैं धनुष उठाऊंगा तो मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ। मतलब उसको पता है कि मैं उठाऊंगा तो मार दूंगा, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता। ये शक्ति के साथ जो असमंजस आता है, ये मुझे दिखाने में बड़ा मतलब लगता था कि ये मैं सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ूं। तो जो एक और कविता थी वो थी राम का विलाप। उसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है। तो मुझे लगता है कि राम जैसा पात्र जो कहीं भी विचलित नहीं हो रहा है, जब घर छोड़ने की बारी आई तो एक सेकंड के लिए भी मुस्कान इधर से उधर नहीं हुई कि नहीं हम तो छोड़ देंगे। लेकिन जब लक्ष्मण को बाण लग गया है तो तुलसीदास जी भी ये बात लिख रहे हैं कि वो ये बात कह रहे हैं कि सुमित्रा माँ का एक ही पुत्र था, जबकि सुमित्रा माँ के 2 पुत्र थे। सुमित्रा माँ का एक ही पुत्र था और वो भी घायल हो गया है। तो मैंने कहा कि ये ऐसा क्यों उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा कि ये प्रलाप है। विलाप में ये याद रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, प्रलाप में आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हो। तो मुझे लगा कि इतना इस तरह का दुख है कि राम भूल जा रहे हैं, राम को नहीं याद रह रहा है, ये कारण भी रहा। फिर रामचंद्र के जब मैं आसपास आया तो मुझे लगा कि राम की व्याख्या जो करी गई है वो बड़े अलग अलग तरह से करी गई है, तरीके से की हुई है। लेकिन राम तो हमारे अंदर का सामर्थ्य है। बिल्कुल। मैं अभी भी अपने गांव में अपने बाबा से कोई भी ऐसा काम कहता था कि बाबा पापा से कह दो कि हमको बाइक दे दें, इजाजत मिल जाए या कोई भी गुहार लगानी हो। तो जब कोई बात ऐसी होती जिसमें उनका प्रेम भाव होता था तो कहते थे, हमारी तरफ से बोलते थे।
पर अगर कभी ऐसी बात होती थी कि इस पर बात नहीं करनी है या ये गलत बात है, तो कहते थे कि हमारे राम से ये काम नहीं होगा। हाँ तो मुझे लगा कि राम वो नहीं है, राम हमारी चेतना है। हाँ, वहीं से वो वहीं से शुरू हुआ। हाँ, तो बड़ा वहीं मन से कर रहा था है सुनने का। कि राम कौन है, हाँ कि वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज, तेज जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। क्या बात है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का, आहा, प्रचंड युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है। क्या बात है। और राम कौन, विराम है अहम का जो हाँ है, शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। क्या बात है। मतलब इस छंद को, इस कविता को आप, मैं जितनी बार भी सुनता हूँ ना, मतलब कहीं ना कहीं शरीर में ना कुछ नई सी उत्तेजना आ जाती है। इस बहुत प्रेम मुझे नहीं मिला, पता क्यों, बहुत प्रेम मिला इस कविता से। लेकिन और वाकई इसमें जादू है इस कविता में। मैं ये कहते हुए गुरेज नहीं करूंगा, सब उन्हीं का है जो भी है। वाकई जादू है इस कविता में। बिल्कुल यार। तो क्या मैं कह सकता हूँ, तो मैंने क्या सोचते हुए लिखा नहीं है, ये वो चीजें हैं जो आप एक दिन नहीं सोचते हो। हाँ। यही सोच रहे थे इसीलिए एक दिन ये हो गया, ये आप कह सकते हो। जिन भी कविताओं को आप गढ़ रहे हैं, हम गढ़ रहे हैं, वो उस दिन थोड़ी सोच रहे हैं, हम उसी भाव में हैं, इसलिए वो कविता किसी एक दिन हो जा रही है। हाँ, वो भाव एक न एक दिन कागज पर उतर जाता है। हाँ। सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुझान दिल्ली आने से पहले ही था या दिल्ली में आने के बाद लगा कि यहाँ पर नहीं, मैं दिल्ली आया ही इस काम के लिए था, इसीलिए आप आए थे? वही नहीं हुआ। हाँ उसी काम के लिए आया था और वही नहीं हुआ। तो दिल्ली से पहले भी मतलब आप मेरे ख्याल से लखनऊ शायद। हाँ। तो वहाँ किस पर्पस से, वहाँ पे क्या पर्पस? वहाँ तो ग्रेजुएशन में रहे और ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद दिल्ली आ गए तैयारी के लिए। और यहाँ पर कुछ दोस्त थे, मेरा एक दोस्त था अभिषेक, और फिर हमारी यहाँ मुलाकात एक और दोस्त था अमरदीप तिवारी, हमसे हुई। हम तीनों दोस्त थे, हम तीनों के बीच में हुई। फिर सौरभ था हमारा दोस्त, सौरभ वर्मा। हम लोग मतलब सारे 3-4 लोग दोस्त मिल गए, जो कुछ लोग उसमें से स्कूल के थे, कुछ यहाँ पे आके बने, तो गुड बन गया और बातचीत शुरू हो गई और तैयारी शुरू हो गई। तैयारी करने आए ही थे, तो उसी के लिए आए थे, वही तैयारी शुरू। यहाँ ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबसे व्यक्ति जब निकलता है तो यहीं पे आके पहले गिरता है। ये वो क्षेत्र है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ पे रातों रात चमत्कार होता है। क्या बात है। हाँ। बाकी किसी क्षेत्र में ऐसा चमत्कार होता नहीं। सिविल सर्विसेज ही ऐसी है जिसमें एक दिन पहले तक आप कुछ नहीं है, और एक दिन बाद आप छींक भी रहे हैं तो सरकार आपसे कह रही कि भाई आपने छींका ही, लीजिए। तो उस चमत्कार, क्योंकि सब विपन्नता की तरफ से आते हैं, सब वो चमत्कार देखने आते हैं, सब उस चमत्कार के पीछे भागते हैं। और जहाँ पर जितनी समस्याएं होंगी वहाँ पर चमत्कार उतना ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। इसीलिए जहाँ पे जितनी गरीबी, जितनी समस्याएं हैं, वहाँ पर उतना ही अंधविश्वास है। तो ये हमारा अंधविश्वास है, हम आते हैं और अभी तक आ रहे हैं। जब तक लोगों को हर काम के लिए बराबर सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक आदमी ऐसे ही भागता रहेगा उस एक चीज़ के लिए जहाँ पे सम्मान है। लेकिन एक चीज देखी गई है, सिविल सर्विसेज के लिए जितनी मेहनत और जितनी लगन के साथ एक मध्यम और निचले वर्ग का युवा करता है, उतना उच्च वर्गीय जो युवा है उसके अंदर उतनी चाहत, उतनी चेष्टा नहीं देखी जाती मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि तो ये निचला और मध्यम वर्ग ही क्यों? ये तो मतलब मुझे लगता है ये तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अच्छा सवाल पूछा तुमने। देखो, बात ये है कि ऊपर वाले को उन दैनिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है जो मध्यम और निम्न वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। आपको सिलेंडर लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा है, हम लगे हैं, मतलब ऊपर वाले से और मध्यम वर्गीय में। निचला वाला भी लगा है। आपने बाबू से एक पेंशन पास कराने के लिए उसको पैसे नहीं दिए हैं कि भाई ले लेना, आपका तो जुगाड़ था, आपने तो करा लिया है। तो जो दैनिक समस्याओं में फंसता है ना, तो इसलिए वो भागता है। वो देखता है आप उसके पिता ऐसे भाग रहे हैं, छोटे छोटे काम के लिए उनको किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, ईमानदारी से जीवन जीने के बाद भी, सारा काम करने के बाद भी उनको एक व्यक्ति के सामने सिस्टम से चलने के बजाय हाथ जोड़ के काम करवाना पड़ रहा है। जब मैं इन सब चीज़ों को देख रहा था और बातें समझ रहा था,
तो ऐसे ही मैं अकेला थोड़ी हूँ जो बातें समझ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो सब निकलते हैं झोला लेके कि एक दिन ये नौकरी करेंगे और ये सिस्टम वाला भाग दौड़ खत्म करनी है बस, और कुछ नहीं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। मतलब उस लाइन में नहीं लगना उस लाइन में लगना है, लाइन में लगना चाहते हैं वो, लाइन में लगने के बाद भी सम्मान नहीं है। आदमी को लाइन में लगना कोई दिक्कत नहीं, आदमी लग तो रहा है मैगडी की लाइन में, कोई दिक्कत थोड़ी है उसको मिल रही है मैगडी में, उसको जिस काम के लिए जा रहा है उसका काम हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बड़ी बड़े जगहों पे वो लाइन पे लग रहा है, अभी बड़े बड़े शोज कॉन्सर्ट्स देखने जा रहा है वहां लग रहा है, पर वहां पे उसको अपमानित नहीं होना पड़ रहा है। लाइन लगने के बाद उसको सम्मान से सुनने जिस काम के लिए आया वो काम हो रहा है, वहां पे उसको अपमानित भी किया जा रहा है कि तुम लाइन में लग रहे हो कि तुम छोटे हो। तो वो जो हीनता का भाव उत्पन्न होता है, उस हीनता के भाव को कम करने के लिए, उस बात को खत्म करने के लिए, जो उसने झेला वो उसके जब उसका रह जाए, जब उसका समय आए तो उसके पिता को नहीं झेलना पड़े, उसके बच्चों को नहीं झेलना पड़े, इसलिए वो आके अपना जवानी इसमें खपा देता है कि कैसे भी करके यहाँ से निकलें। कितना होता है कितना नहीं होता है ये तो खैर अलग की बातें हैं, लेकिन वो इसीलिए खपाता है क्योंकि ये चमत्कार है जो एक दिन में हो जाएगा। आप 10 साल मेहनत करोगे, आप 5 साल मेहनत करोगे, आप 4 साल करोगे और एक दिन में आपके साथ हो जाएगा। इस आस में तो कितने लोग, कितने युवा रहते हैं, कितना यूथ रहता है। दिल्ली मेरे ख्याल से अपना मुखर्जी नगर लगभग पूरा भरा हुआ है। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब के लिए युवा यहाँ पर आकर पूरे देश से, पूरा देश मेरे ख्याल से दिल्ली में पूरा देश मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। हर राज्य, हर क्षेत्र का बंदा आपको मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ये जो पूरा देश आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली में, वो मुखर्जी नगर में मिलेगा, है ना। तो कितने लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं, कितने वापस घर लौट जाते हैं और कितने पंखे से झूल जाते हैं। मतलब ये चीज ना, ये दिल दहला देने वाली चीज, आंकड़े होते हैं ये हम आंकड़े ही हैं। जनसंख्या जब बढ़ जाती है ना तो आंकड़े हो जाते हैं, हम संख्याएं हो जाते हैं, हम व्यक्ति नहीं बचते। तो हम आंकड़े ही हैं और हम आंकड़े ही रहेंगे, बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। जब तक किसी व्यक्ति के करीब का व्यक्ति नहीं गुजरता हम आंकड़े ही रहते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई परिवार, हमारे कोई गांव का, हमारे किसी बहुत खास का के साथ कोई हादसा नहीं होता है तो हमारे लिए पेपर में आ सकते एक और व्यक्ति नहीं रहा। हम सब आंकड़े हैं, एक दूसरे के लिए भी आंकड़े हैं, बस हम दोनों जुड़े हुए हैं। तो हम अभी बात करें, और मैं बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति हूँ और हो सकता है किसी को इस बात से बुरा भी लगता हो, पर मैं आदर्श बातें नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए नहीं है। आप एक्सट्रीमिस्ट होना इस देश में बहुत अच्छा माना जाता है, बस वो आपके पक्ष से हो रहा हो, आपका विचारधारा, आपका पक्ष ये काम कर रहा हो तब तो बहुत बढ़िया है, पर अगर दूसरा कर रहा हो तो यही अराजकता है, यही हिंसा है। तो सेम इसमें भी आता है कि इसमें कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा, वरना सारे लोग खड़े होकर इस व्यवस्था को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके लिए अगले के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है। सफलताएं तो कुछ चंद लोगों को मिलती हैं, कुछ लोग अलग क्षेत्र में निकल जाते हैं, कुछ लोग बहुत अलग अलग काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं के भी नहीं बचते, कुछ लोग कहीं के भी नहीं बचते। और ये एकदम सच बात है और दुर्भाग्य है ये इस देश का कि यहाँ के युवाओं का एक बड़ी संख्या और शिक्षित संख्या, अशिक्षित नहीं शिक्षित संख्या, जो ये बात समझती है कि क्या होना चाहिए, वो संख्या इस बात में लगी जा रही है कि उसको कैसे भी करके नौकरी मिल जाए। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और मैंने तो खुदकुशी के आसपास इतने शेर कहे कि मुझे इसके लिए बहुत ताने भी मिलते हैं। वो भी था कि कॉल लगाते रहना। हाँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुखर्जी नगर ही नहीं, मैं कोटा, मुखर्जी नगर, जहां पर भी ऐसे बच्चे हैं जिन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है, जो प्रेशर ले रहे हैं खुद से सोसाइटी का, हर बार माँ बाप ही नहीं डालते, आप सोसाइटी का प्रेशर भी लेते हैं। तो मेरा बस उनसे यही कहना है कि दोस्त, कमरे में अकेला हूँ, बचाते रहना, फोन जब तक न मिले, फोन जब तक न उठे, फोन मिलाते रहना। तो ये मैं कहता हूँ। कितने लोग इस शेर से, कितने लोग मतलब जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के दिलों तक ये शेर बहुत लोगों तक पहुंचा और बहुत लोगों ने इस शेर को बहुत प्यार दिया। नहीं, वो इसीलिए ना कि आपने मतलब एक शायर वो निकालता है जो लोगों के दिल की बात होती है ना, और वही शेर, वही कविता मुकम्मल हो पाती है मेरे ख्याल से। जो आपने बोला या जो आपके जहन से निकला और वो लोगों के जहन तक पहुंचा, लोग उससे कनेक्ट हुए, वही चीज आपको उभारती है और वही चीज उभर जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मुखर्जी नगर की ये व्यवस्था कैसे सुधर सकती है? कैसे सुधर सकती है, ये सबसे बड़ा विचार। इससे ज्यादा ये है कि रुक कैसे सकती है। सुधरेगी क्या, लोग तो आएंगे ही। रुक कैसे सकती है कि पहली बात तो ये है कि लोगों को ये मुखर्जी नगर आना लोगों का बंद हो, लोगों के शहर और उनके आसपास के बड़े शहरों तक पहले तो ये वहां पहुंचे कि लोग वहीं तैयारी करें। फिर
एज लिमिट हो कि इस एज तक लोग कर पाएंगे, उसके बाद कुछ और देखें, क्योंकि एक बड़ा जवानी लग जा रही है। भाई सबको प्रयास करने का सबको अधिकार है, लेकिन वो अगर समय सीमा में होगा तो बहुत सारा दिमाग जो है वो बहुत काम कर पाएगा। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एकदम काम नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, प्रोफेसर्स नहीं है, बढ़िया प्रोफेसर्स नहीं है जो चाटुकारिता कर रहे हैं, वो पहुंच जा रहे हैं, और जो बहुत काबिल लोग हैं वो रह जा रहे हैं। तो जो काबिल लोग रह जा रहे हैं फिर वो कहीं कहीं जाकर कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो हमको दिखता है कि यार तो बहुत गलत काम हो रहा है इनके साथ में। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यवस्था में उनको जगह नहीं मिल रही, तो उनको व्यवस्था में उनकी जगह देने के लिए काम किया जाए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं जिससे ये जो भीड़ आ रही है रुकेगी, थोड़ा सा रुकेगी, और फिर कुछ तो आएगी। इतना बड़ा देश है कि आप एकदम कुछ भी नहीं खत्म कर सकते, बंद तो नहीं कर सकते, चैनलाइज कर सकते हैं। हाँ, वही है ना, एक राह दिखाने की जरूरत है, एक रास्ता देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये काम किया जा सकता है। इस पे काम शायद हो भी रहा हो, शायद नहीं भी हो रहा हो। ये तो शिक्षा का क्या स्तर है आज के दौर में देश में? बात ये ना कि जो मैं पहले बात बोल रहा था कि जनसंख्या बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। हाँ। और अगर आप एक कदम चल भी दो ना तो उसमें 50 लोगों के ओपिनियन है कि ये तो गलत चला, ये गलत चला। हाँ, तो इतने साथ देने वाले नहीं होते जितना पीछे खींचने वाले होते हैं। तो शिक्षा के साथ भी यही है कि भारत को एक भारतीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है। अब वो कैसे आएगी, कब होंगी, चीजें कैसे क्रिएट होंगी, ये ईश्वर जाने, क्योंकि ये किसी में कितना सामर्थ्य है। क्योंकि कोई भी स्कीम, कोई भी चीज बनाएगी, कोई भी सरकार आएगी, कुछ भी करेगी, तो उससे विरोध करने वाले लोग हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। पहले कुछ लोग करते थे, अब कुछ लोग कर रहे हैं। इससे क्या है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था वहीं की वहीं टिकी हुई है। जो अब आप सोचिए कि कितना अंतर आ गया। ये अंतर आप सोचिएगा, मेरा किसी प्राइवेट स्कूल के साथ या किसी के साथ भी कोई मतलब वो नहीं है, विभेद नहीं है, पर आप सोच के देखिए कि आज के दौर में सरकारी स्कूलों की जो अवस्था है और जो प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है, गलत किसी में कुछ भी नहीं है, पर जो प्राइवेट स्कूल है वो पढ़ा ही इसलिए रहा है कि आपको नौकरी यहाँ पे मिले, नौकरी मिल जाए। सरकारी स्कूल इसलिए नहीं पढ़ा रहा। जब वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा तो दोनों बच्चे जब सेम एग्जाम में बैठते हैं तो कैसे compete करेंगे? जब आपके देश में इंग्लिश इतनी अनिवार्य है, आज भी बहुत जगहों पर 6th क्लास के बाद इंग्लिश पढ़ाई जा रही है सरकारी स्कूल में, बिल्कुल। वो कैसे compete करेगा? वो यहाँ पर आके जब लड़ेगा तो पीछे ही रहेगा। और जब अंग्रेजी इतना ज्यादा कॉर्पोरेट लैंग्वेज हो चुकी है, इतनी ज्यादा व्यावसायिक भाषा हो चुकी है, तो उस भाषा का उतना ज्ञान दो। दूसरा, सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों ने क्या किया है कि हिंदी का चलन ही बंद कर दिया है। हाँ, भारतीय देश में हिंदी या कोई भी फारसी सिखाई जा रही है, मतलब कोई भी भाषा सिखाई जाए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। काफी सारी भाषाएं सिखाई मेरा कहने का मतलब यह है कि ये देश में कितना ही बड़ी विडंबना है कि इस देश में भारतीय भाषाओं से ज्यादा किसी और भाषा को महत्ता दी जा रही है और वो एक्सेप्टेड है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी मत पढ़ाओ, एक भाषा के तौर पे पढ़ाओ, संस्कृति के तौर पे मत पढ़ाओ। बिल्कुल, लेकिन उसको ऐसे घुट्टी की तरह पिलाया जा रहे हैं अंग्रेजी को कि भाई बिना अंग्रेजी के आपका जीवन बेकार। अब लोग कहते हैं कि अरे भोजपुरी वाला अपने पे गर्व नहीं करता। कैसे गर्व कर पाएगा? हाँ, हिंदी वाला गर्व नहीं करता, कैसे कर पाएगा? अवधी वाला नहीं करता, कैसे करेगा? उसको गर्व करने के लिए, उसको बात करने के लिए वो माहौल देना पड़ेगा। वो एक बात बनानी पड़ेगी जहां पर वो आए स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा बोले और गर्व का अनुभव करे कि नहीं यार ये तो हमने बढ़िया काम किया। 4 लोग उसको सुने तो उसके भाषा के लालित्य पर मुग्ध हो जाएं कि यार क्या अद्भुत भाषा है यार, ये क्या लिखा गया है इसमें, क्या भाषा, क्या बातें हैं। तो ये कार्य पिछले कुछ टाइम में हालत अच्छी भी हुई है। लोगों ने अपनी भाषा पर गर्व करना शुरू किया है, करना भी चाहिए। जब से लिटरेचर को थोड़ा बहुत, मतलब हिंदी साहित्य को जब से थोड़ा बहुत मतलब उभार मिला है। हिंदी साहित्य को उभार नहीं मिला, हिंदी साहित्य को उभार देने वाले भी नई पीढ़ी के लोग हैं। नई पीढ़ी के लोग हैं। इन्होंने गीत लिखे, इन्होंने कविताएं लिखी, जो कविताएं सुनी जानी चाहिए थी वो कविताएं लिखी, पहुंचाई है। हाँ, अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा हाथ है। इस बार जिस तरह से छठ का पर्व मना, हाँ, ऐसा नहीं इससे पहले नहीं मनता था, बहुत अच्छा मनता था, लेकिन इस बार सोशल मीडिया ने जिस तरह से छठ के पर्व को हाथों हाथ लिया, ऐसा पहले कभी नहीं लिया। फेसबुक भी बहुत टाइम तक रहा, हमने सब कुछ देखा। तो सोशल मीडिया ने संस्कृतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जोड़ने का काम किया। उसके बहुत सारे निगेटिव भी बातें हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातें भी हैं सोशल मीडिया की अपनी, लेकिन सकारात्मक बातों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। उसने उसका सकारात्मक प्रयोग भी है, उसका सकारात्मक परिणाम भी है। और दूसरी बात यह है कि जब बहुत टाइम तक कोई बात कहीं रोक ली जाती है ना,
तो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। सही बात है। आप पानी को रोक लोगे ना कहीं पर, तो कहीं से अपनी भाषा कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेगा। और अगर आपने उसको बंद कर दिया है तो वो तोड़ के निकल आएगा, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो अगर ये सोशल मीडिया नहीं आता तो कोई और जरिया आया होता, लेकिन बातें तो पहुंचती हैं, रोक नहीं सकते आप। कब तक रोकेंगे आप? लेकिन सोशल मीडिया भी मेरे ख्याल से अंबानी जी ने दी है। जब मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, किसने दिया किसने नहीं दिया। जब से 5G आया है ना, वो भी जियो का जब से। अच्छा ठीक है, आप दोस्त पर एक शेर हो जाए। दोस्ती पर तो यार देखो, मैंने ऐसे मजे में एक शेर लिखा था और लोगों को बड़ा पसंद आया। वो शेर ये है कि मुझे लगता है, और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि देखो, और उसके कारण हैं। हाँ। हालांकि उसके कारण है कि लड़कियों की दोस्तियां इतनी अच्छी क्यों नहीं है, लड़कों की दोस्ती इतनी अच्छी क्यों है। हाँ। उसके कारण है, पर अब कारण पे नहीं जाएंगे। अभी तो सिर्फ इस बात में है कि लड़कों की दोस्ती अच्छी है तो है। हाँ। तो इश्क को मैं कारखाने की कमाई बोलता हूँ, दोस्ती को जिंदगी की पाई पाई बोलता हूँ। बात है। ये तुम्हारा काम होगा दोस्तों को दोस्त कहना, मैं नहीं कर पाऊंगा ये, मैं तो भाई बोलता हूँ। ये भी काफी वायरल हुआ है आपका। हाँ। और इसमें एक शेर और है जो मैं बोलता हूँ कि सच्चा दोस्त वही है जो इस शेर को समझेगा। हाँ। वो ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये, मैं तो भाई बोलता हूँ। हाँ। और दोस्तों की कामयाबी से जलन होती है पहले, 10 मिनट के बाद जाकर मैं बधाई बोलता हूँ। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जो ये बात समझेगा ना कि हाँ यार होता है, लगता है कि जब दोस्त सफल होता है तो थोड़ा सा अंदर लगता है कि यार हम भी होने चाहिए थे। हाँ। उसके लिए नहीं बुरा लगता है, हम नहीं हो पाए इसलिए बुरा लगता है, पर कुछ टाइम बाद आप उसके जश्न में शामिल हो जाते हैं और यही मजा है। आपने बोला कि लड़कियों की दोस्ती से बेहतर लड़कों की दोस्ती होती है। मैं भी इस पे पूरा मतलब हाँ मतलब आपका साथ देता हूँ। और अच्छा, इश्क, प्यार, मोहब्बत, तीनों में क्या डिफरेंस है? अरे बढ़िया बात कर दी है तुमने, तो मजा आएगा इस बारे में बात करने में। हाँ। इस देश में आप नया नाम देके कुछ भी कर सकते हो। हाँ। जैसे कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति का आप मजाक बनाओ तो जो समाज था वो कहता था कि यार कितना बेकार आदमी है, कोई गिर जाए उसका मजाक बनाओ तो कहता था यार कितना खराब व्यक्ति है ना। मतलब आप किसी के साथ कोई हादसा हो गया उसका मजाक बनाओ तो कहते थे बताओ कितना खराब व्यक्ति है। हाँ। इस बात का मजाक बना रहा है। आप किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए उस पर मजाक बना दो, किसी के घर में कोई नहीं रहा उस पर मजाक बना दो तो कहते थे कि यार ये बहुत खराब व्यक्ति है, इससे बात नहीं करनी है। फिर उसको एक नाम दे दिया गया, डार्क कॉमेडी। अब आप कर सकते हो। हाँ। तो इस देश में नाम दे दो, जैसे कि सच्चा दोस्त। अच्छा, झूठा दोस्त कौन होता है? हाँ। या तो दोस्त होता है तो नहीं होता। ये झूठा दोस्त क्या है? वो दोस्त ही नहीं है। हाँ। अगर झूठा है तो सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम क्या है? प्रेम है या तो प्रेम नहीं है, या नहीं है। सच्चा प्रेम, ये सब जो नाम दिए गए ना, हाँ। ये इसलिए असली कह रहे हैं कि असली देसी घी क्यों भाई? नकली कौन बेच रहा है? तो ये सिर्फ व्यवस्था, ये सिर्फ आपको मूर्ख बनाने का कार्य है। हाँ। ये आपको मूर्ख बनाया जाता है इस तरह से ये काम करके, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने। जो ये बात कह रहा है कि हमारी दुकान पर असली घी मिलता है, समझ जाओ कि उसकी दुकान पे नहीं मिलता है। उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो ये कहे कि मैं सच्चा प्रेम करता हूँ, मतलब वो नहीं कर रहा। अगर आप किसी भी प्रेमी को देखो कहेगा कि हमको प्रेम है। सच्चा प्रेम क्या होता है? फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषाएं देखो बहुत सबके लिए बहुत अलग अलग है। कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, पर एक जो मुझे लग रहा है कि किसी के साथ बैठकर आपको द्वैत का अनुभव ना हो, आपको दूसरे का अनुभव ना हो। जब साथ में आप बैठे हैं, जिसके साथ हैं, वो दोस्ती में भी हो सकता है, वो घर के परिवार के भाई के साथ भी हो सकता है, वो आपकी प्रेमिका के साथ भी हो सकता है, वो आपके प्रेमी के साथ भी हो सकता है। जहां द्वैत खत्म हो जाए, यानी कि जहां पर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं और आप दोनों बैठे हो और कंफर्ट में हो, क्योंकि बैठे हो, अकेले नहीं हो पर द्वैत भी नहीं है। बिल्कुल। तो जब ये मेरे हिसाब से जब ये इस जगह पर आप होते हैं तो बस वो प्रेम है। इसके अलावा तो सब परिभाषाएं हैं, सब कुछ लेने की परिभाषा है, अपना नजरिया है। हाँ, मतलब किसी से कुछ हमको चाहिए, उसको बदले में कुछ देना है। हाँ। इन्हीं सब बातों के विषय में कि वो ये कर दे तो प्रेम है, वो ये नहीं करती तो प्रेम है, तो ये सब बातें नहीं। प्रेम ये है। इसके बाद जो होता है वो तो प्रेम के बाद आप किसी के साथ हैं, अब मैं और आप साथ हैं, सही बात है, हमारी आपकी दोस्ती है, इसमें कोई लाभ किसी का नहीं है। पर अब हम साथ में चाय पीने गए तो अब उसमें किसी ने पैसे आगे दे दिए, किसी ने अगले दिन पैसे दे दिए, अब ये सब तो दोस्ती के बाद की चीज है। बिल्कुल। तो आप दोनों में प्रेम है, आप
इस जगह पर प्रेम करते हैं कि आप में से कोई दूसरे का अनुभव नहीं करता, एक दूसरा होते हुए भी द्वैत नहीं है। हाँ। मतलब आप ये भी आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो, पर आपको ये भी नहीं लगता है कि आपसे अलग कोई व्यक्ति है। तो इसके बाद की जो बातें हैं वो सब उसका पार्ट है, वो तो सब यात्राएं हैं। जो जितनी लंबी यात्रा करता है अपना नजरिया है। अच्छा, मैं अभिशार गीतो शुक्ला जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो कि एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर जिनकी मिलियंस में लाखों में फैन फॉलोइंग है, जब आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा चलन है और कोई भी प्रतिभा है, कोई भी टैलेंट है, सोशल मीडिया के जरिए बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच रहा है। तो अगर मैं शायरी और पोइट्री की बात करूं, कविता की बात करूं, तो एक कवि, एक शायर जो सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच गया है, अगर उसको कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी नुक्कड़ पर कार्यक्रम करने को मिले, मौका मिले, तो क्या जितनी संख्या में वो सोशल मीडिया पर लोगों को एंटरटेन कर रहा है, एंगेज कर रहा है, तो क्या वो सामने से उस ऑडियंस को एंगेज कर पाएगा? डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है कि अगर आप स्टेज से पॉपुलर हुए हैं, मंच से पॉपुलर हुए हैं, आपको मंच से लोगों ने सुना है, तो आप जब कहीं भी मंच पे जाओगे तो लोग उतना सुनेंगे। आपने कमरे में बैठकर एक कविता रिकॉर्ड की, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कमरे की बात जब समाज में कहोगे तो कैसे कह पाओगे। तो ये डिपेंड करता है, उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसको बिल्कुल जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कवि जो पॉपुलर हो रहे हैं वो किस तरह से उनको उस पर सोशल मीडिया पे होना चाहिए। देखो, दो चीजें हैं, एक आप कविता कर रहे हैं और आप पॉपुलर हुए, ये एक चीज है। आप पॉपुलर होने के लिए कविता लिख रहे हैं, ये दूसरी चीज है। आप कविता कर रहे थे और आप पॉपुलर हो गए, इसका मतलब है कि आपकी यात्रा लंबी है और आप कवि रहेंगे और आप आगे भी इसको नहीं तोड़ेंगे, तो आपकी कविता रहेगी। आपने सोशल मीडिया के लिए कविताएं लिखी हैं, तो वो सोशल मीडिया का तो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। बिल्कुल, कुछ दिन पहले तक कुछ ट्रेंड में था, आज कुछ ट्रेंड में है, वो तो लगातार ट्रेंड में रहेगा। कवि ट्रेंड नहीं है, कवि यात्रा है। आपको किसी भी क्षण लोग ये कह देंगे कि आप कवि नहीं रहे। आपने पूरा जीवन यात्रा करी और आपने ऐसा कुछ कह दिया कि जिसके बाद आप लोग कि आप में तो आप कवि नहीं है, बिल्कुल आप में वो व्यक्तित्व नहीं है, कविताएं आपकी झूठी हैं, आपने झूठे स्तर पर कविताएं लिखी, आपने झूठ बोलकर, यानी कि झूठे अनुभवों के साथ, झूठी भावनाओं के साथ कविताएं लिखी। कोई भी कह देगा किसी पे, अब वो कहने का फर्क पड़े नहीं पड़े तो लोग उठा ही लेते हैं किसी न किसी को, उसकी कोई बात नहीं है। पर ये यात्रा है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कोई भी वो आर्टिस्ट हो, वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो आज के दौर में, वो एक्टर हो, चित्रकार हो, वो कोई भी आर्टिस्ट, वो गायक हो। अब देखिए, आज की डेट में भी कुछ टाइम पहले श्रेया घोषाल जी फिर से बहुत पॉपुलर हो गई थी, बिल्कुल, और अभी भी हैं। अब वो क्या, मतलब हमेशा से पॉपुलर रही, बट बीच में खूब ज्यादा हो गई। बिल्कुल। अभी एक किताब है गुनाहों का एक देवता, वो फिर से वो हो गई। अच्छा, वो पहले नहीं थी क्या? पहले भी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यात्रा है, आप कई बार यात्रा में ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, ये यात्रा है किसी भी आर्टिस्ट की। तो धर्मवीर भारती जी की किताब फिर से आ गई, प्रेमचंद जी की किताब लगातार है, किसी दिन फिर और बूम मार जाएगी वो। तो ये तो यात्राएं हैं। किसी की कविता बहुत चलती है, फिर अचानक से कविता फिर से वापस चलने लगती है। धूमिल जी की कविता बीच में नहीं चल रही थी या नहीं इतना ट्रेंड में थी, चल तो हमेशा से रही थी, पढ़ने वाले हमेशा से पढ़ रहे थे, लेकिन जो आम लोग भी, जो आपको नहीं सुनते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, जब वो अचानक से वो भी जानने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप फिर से पॉपुलर हो गए। तो ये काम होता है, ये बार बार होता रहेगा, किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में बार बार आएगा, ये बार बार चीजें घटित होंगी, तो उसको उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यही है, ये यात्रा है, कवि होना या कोई भी आर्टिस्ट होना, यात्रा है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है और अच्छा कहने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल ये एक पक्ष है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा सोचना जरूरी है। हाँ, मतलब विचार भी तो वहीं से उत्पन्न होंगे ना, जब आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे। ये अच्छा निर्धारित कौन करेगा कि अच्छा है? मैं वहीं पर आ रहा हूँ मैं कि ये निर्धारित कौन करेगा कि ये अच्छा है, या फिर इसीलिए मैं वहीं पर आ रहा था, मेरा वही सवाल था। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग, जहां तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा, अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाइए, वहां से पता चलेगा, वहां से वो खुद चुनाव कर लेगा कि क्या अच्छा पढ़ना है और क्या खराब पढ़ना है। हमारे यहाँ बहुत काम हो चुका है ऑलरेडी, नया काम करने की इतनी आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचा नहीं है, लोगों तक पहुंचा, या फिर लोग वहां तक ना पहुंचे। जैसे कि अभी एक आता है हिंदी दिवस, हिंदी दिवस पे हर आदमी बिंदी का दुकान लगा के हिंदी से तुरंत कविताएं डालना शुरू कर देता है। अपना अपना मत है, लोगों को डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक कविता है, संतोष आनंद जी की कविता है, हिंदी भाषा हम सबकी भाषा है, नहीं, अपनी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। ये इतनी प्यारा गीत है ना कि मुझे लगता है कि इसको बार बार लोगों तक पहुंचना चाहिए।
तुम कहने का अर्थ ये है कि आप वो चीज पहुंचाओ जो लोग सुनना चाहते जो सुनना चाहते नहीं, जो आवश्यक है। सुनना तो लोग बहुत कुछ चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नाटक, एक लोक नाटक हुआ करता था, नौटंकी। बिल्कुल। उसमें कृष्ण की रासलीलाएं होती थी। तो मैं जब मैं छोटा था और मम्मी मुझे कहानियां सुनाती थी तो कहती थी कि बचपन में वो नौटंकी देखने जाती थी। वो अपनी कहानी में अपने मामा लोगों के साथ, वो मामा लोगों के साथ की बातें बताती थी कि जाते थे तो मामा लोग कहते थे इनको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मम्मी अकेली थी और चार पांच भाई थे। तो मम्मी शिकायत करती थी बाबा से, तो बाबा कहते सब लेके जाओ इसको भी। तो मम्मी जाती थी साथ में उन लोगों के। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार आजकल तो नौटंकी में ये सब चल रहा है कि उसमें एक पुरुष जो है महिलाओं के कपड़े पहन के और वो खूब अश्लील नृत्य करता है। क्या तो ये हो गई नौटंकी? तो मैंने कहा, एक दिन क्यूरियोसिटी में चुप रहता था, फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मम्मी ये क्या है, ये नौटंकी आप देखने कैसे जाती थी? तो मैंने कहा कि बेटा ये नौटंकी नहीं होती थी। नौटंकी में कृष्ण की लीलाएं होती थी, बिल्कुल, हम वो देखने जाते थे, जन जागरण होता था। तो लोगों ने देखते देखते, लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार से करते करते, मनोरंजन करते करते नौटंकी को क्या बना दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे ही हर चीज में अगर आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजक सेंट्रिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर आप, उसका कोई गिरने का नियम थोड़ी है। बिल्कुल, मतलब वो कहां तक आप जाओगे, जहां तक जाओ। हर स्तर पे आदमी और मनोरंजन मांगेगा तो कहेगा कि और गिरो, तो आप और गिरोगे, और एक दिन आप उतना गिर जाओगे कि उस एक बात की, वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, वो मंच हो, वो कविता हो, बिल्कुल, वो चित्र हो, वो कुछ भी हो, वो एक्टिंग हो, वो मूवी बनाना हो, वो शॉर्ट फिल्म्स हो, वो यूट्यूब फिल्म्स, कुछ भी हो, अगर आपके ध्यान में केवल मनोरंजन है, शुद्ध मनोरंजन है, अगर जिसमें हर एक चीज ताक पे रख दी गई है, तो फिर एक दिन के बाद से उसका कोई नियम नहीं बचेगा। और जैसे कि पहली बार हमको बड़ा बढ़िया लगा कुछ टीवी सीरीज में गाली सुन के, अब हमको गाली नहीं अच्छी लगती। क्यों? क्योंकि अब समय बीत गया। वो पहले तो एकदम नया था, नई चीज। आप कितना गाली दोगे? वो इतना बढ़ गई कि लोग कहते हैं नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब बस यही है कि एक दिन बाद वो खराब हो जाएगा, अब मतलब नहीं बचा। तो कहने का अर्थ ये है कि उतना ही यूज किया जाए, उतना ही किसी बात का प्रयोग उतना ही किया जाए जिससे मनोरंजन भी उत्पन्न हो और आपका कार्य भी सिद्ध हो जाए। आपका कार्य केवल मनोरंजन करना नहीं है। एक मनोरंजन तो एक तरीके से एक जरिया होता है कि कोई भी मैसेज पहुंचाने का। हाँ, मतलब जैसे कि बचपन में, जैसे अभी आप देखिए, यहाँ से मेरे को एक चीज और याद आ गई। हमारे हिंदू समाज में, मैं उस दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जाना नहीं चाहिए लेकिन जा रहा हूँ क्योंकि बात आ गई, बातों बातों में याद आ गई। ये मेरी अलग से धारणा है, मेरा अलग से विचार है कि हम कोई भी हमारा धार्मिक कार्य हो, जागरण हो, कीर्तन हो, उसमें झांकियां आती हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इन धार्मिक कार्यक्रमों को भी मनोरंजन का साधन बना लिया है ना। हम झांकियां पहले बुलाई जाती थी, जैसा कि मैं दादी से, दादाजी से, अपनी माताजी से, पिताजी से पूछता था कि झांकियां किस लिए बुलाई जाती थी, तो वो बताती थी कि झांकियां इसलिए बुलाई जाती थी कि बच्चे होते थे या महिलाएं होती थी, बड़े होते थे, उनको उन झांकियों के माध्यम से मैसेज पहुंचाया जाता था कि जो हमारे भगवान थे वो इस तरीके से रास रचाते थे। लेकिन उस रास को, उनकी उस कहानी को एक मनोरंजन के रास्ते पर मोड़ दिया है ना। लोग उसको आज के दौर में मनोरंजन के तौर पर कराते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारे जो नुक्कड़ नाटक होते थे सब वैसे ही प्रभावित हुए हैं, है ना। वहीं से कहीं ना कहीं चीजें रुख मोड़ दिया है सभी कार्यक्रमों का। बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे सुधर सकता है? हर एक चीज में एक नया दौर आता है, नए लोग आते हैं, उस पर काम करते। देखो भारत में, फिर मैं कितनी बार ये बात बोलूं कि यहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि आप कुछ भी करोगे उसको देखने वाले लोग हैं, कुछ भी करोगे आप। हाँ। तो कहने वाला कि मेरी तो ऑडियंस है, तो सबकी अब ऑडियंस है, सबके अब दर्शक हैं, तो अब कुछ भी आप करो। सेम टाइम पे सूफी संगीत भी चल रहा है, भजन भी चल रहे हैं, अश्लील नृत्य भी चल रहा है, सब चल रहा है सेम टाइम पर, है ना। कृष्ण भक्ति भी चल रही है और राम भक्ति भी चल रही है, और भी जो भक्तियां हैं सारी भक्तियां चल रही हैं, जैसी भी हो सकती हैं। तो कहने का अर्थ है कि सारा कार्य चल रहा है, आपको जो कार्य भी करना है आप वो कार्य करिए। तो अब आप किसी को ये नहीं बता पाएंगे कैसे सुधारा जाए, क्योंकि सुधारने के लिए जो आलोचना सहने की जिसके अंदर क्षमता होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे लोगों के अंदर से समाप्त हो चुकी है। अब लोगों के पास वो बचा नहीं। तो ये मुझे लगता नहीं है कि सुधरने जैसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक अलग लाइन जरूर शुरू हो सकती है कुछ समय में,
हाँ, सुधरने तो क्या ही सुधरेगा, सुधरता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं सुधरने वाला। बदल सकता है, बदलेगा, चेंज होगा, नए तरह से नए उसमें आएगा, स्वरूप बदलेगा। यही लोग जब बड़े हो जाएंगे, जो अभी बात करते हैं कि शराब पीनी चाहिए, जब बड़े हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि नहीं यार, बच्चों को तो नहीं पीनी चाहिए। हाँ, तो अभी जो स्वतंत्रता मांग रहे हैं, कल को ये खलेगी भी उनको, अभी तो मजा आ रहा है। तो यही है, ये काम है। अच्छा, आज का युवा, मैं ये प्रश्न हर मतलब मैंने धर्म भैया से भी पूछा, अपूर्व भाई आए थे उनसे भी पूछा, लेकिन मैं इस पर आपका भी मत लेना चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो चंद व्यूज, चंद लाइक और चंद फॉलोअर्स के लिए अपने कपड़े तक उतारने के लिए मजबूर है। नहीं, ये आप युवाओं को दोष क्यों दे रहे हैं? नहीं, इसमें बहुत सारे युवा नहीं, हैं। नहीं, आप बिल्कुल देखिए, आपको- आप बिल्कुल इंस्टाग्राम आपको पे, युवाओं को सोशल दो- मीडिया पर बिल्कुल आप आपको युवा- कितना भी स्क्रॉल कर लीजिए, बिल्कुल आपको आप, युवाओं को- कितनी मैं- सारी मतलब कुछ तो इसमें सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको युवाओं को दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमने उनको क्या सिखाया, इस पर दोष देना चाहिए। जो हमसे पहले वाली पीढ़ी थी, उसने इतना ज़्यादा चीज़ें एक तो पैसे के सेंट्रिक कर दी, मनोरंजक के सेंट्रिक कर दी। दूसरी बात यह है कि आपने अपने बच्चों को ये बताया नहीं कि क्या लिमिट क्या है, आज़ादी की लिमिट है क्या। तो ये उनकी गलती है ही नहीं। आपने, जब आप उसमें देखो जाके, जब ये जो चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा नीचे जो कमेंट होते हैं वो 40+, 50+ वाले लड़कों आदमियों के होते हैं। तो आप क्या कहते हो, युवाओं का है, वो देखा जा रहा है ना, कोई इसको देख रहा है ना, इसलिए वो कर रहे हैं। किसी की खपत है ना, जो मैंने अभी तुमको बोला ना कि यहाँ की जनसंख्या इतनी, कोई ना कोई उसका व्यूअर्स है, बिल्कुल उनकी ऑडियंस है, वो कर रहे हैं वो काम, उनको करने में मजा आ रहा है और वो लोग उसको देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। आप इसमें किसी एक पूरे वर्ग को दोष मत दीजिए, वो सिर्फ युवाओं का एक खास वर्ग है, और उसमें अगर आप उस कैटेगरी को रख रहे हैं तो उसमें युवा भी शामिल है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें बड़े और बुजुर्ग भी शामिल हैं, उसमें सारे लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ युवाओं का दोष है, ये बहुत गलत बात है। जैसा भी आपने बोला कि चीजें रुक तो नहीं सकती लेकिन बदल सकती हैं, तो ये कैसे बदल रही है ना। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा काम ही है ये पूरा टाइम यही सब चीजों देखने का। मैं आपको बताता हूँ, आज से साल भर पहले की आप बात याद करो, हर महीने में एक मीम वायरल होता था। बिल्कुल, एक रील वायरल होती थी। अभी पिछले 2-3 महीने से नहीं हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही? पहले एक उस पर सब लोग बनाने लगते थे, रील खूब होता था, खूब चलता था, होता था ना। अब क्यों नहीं हो रही? आदमी थक गया। मनोरंजन की एक सीमा है। जब एक कमरे में वो कवि हैं, उनकी एक कविता है कि जब आपके एक कमरे में आग लगी हो तो आप दूसरे कमरे में चैन से नहीं सो सकते। बिल्कुल। तो और अगर मैं तो कहता हूँ चैन से सो भी सकते हैं, तो बहुत देर तक नहीं सो सकते। तो कहने का अर्थ है कि आदमी थक गया, हो गया। जिनको वायरल आदमी फिर अच्छे कंटेंट की तरफ लौट रहा है। कितने सारे नए लोग चाहिए, नए कितने बच्चे हैं जो कितना बढ़िया काम करें। एक विजय लड़का है, 2-3 मिनट के शॉर्ट्स बनाता है और इतना बढ़िया, उसने गांव क्षेत्र से है, इतना बढ़िया वो बना रहा है, गांव तक पहुंच गया, लोग बनाने लगे, लोग काम करने लगे। तो सेम टाइम पर अपना अलग काम चल रहा है। अब लोग देखो, फिर वही बात है कि लोग कपड़े निकाल दे रहे हैं और उससे वायरल हो रहे हैं, लेकिन कपड़े निकालने की एक सीमा है ना। एक दिन नंगे हो गए, अब क्या निकालोगे? अब भाई उसकी एक लिमिट है ना। उसके बाद क्या? सही बात। फिर तो आप उस कंटेंट की तरफ जाओगे ना जहां करने के लिए अथाह काम है। क्या उसके बाद क्या? नया क्या? क्या करोगे अब? क्या कर दोगे? और बिकेगा भी वही जो दिखेगा उसको। अब बात है ना कि बात यह है ना कि अश्लीलता एक ऐसी चीज है जिसमें हर बार एक नया व्यक्ति चाहिए आपको। बिल्कुल। आप चुक गए। जो लोग कपड़े निकाल के खुश थे, वो 4 साल पहले खुश थे, 3 साल पहले कोई और खुश था, 2 साल पहले कोई और खुश था, साल पहले कोई और खुश था, और आज कोई और खुश है। आज कोई और अपने कपड़े निकाला। तो ये चलता रहेगा, इसमें लोग आएंगे जाएंगे। तो ये कार्य नहीं है। सेम चीज जैसे कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बड़ी। अब स्टैंड अप कॉमेडी के साथ एक बढ़िया सा पार्ट क्या है कि गालियां का हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया क्या प्रासंगिकता है, क्या है। देखो, गाली क्या है, समाज का हिस्सा है। बिल्कुल, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी, ये एकदम सच बात है, पर है। दूसरी बात, स्टैंड अप कॉमेडी में इसका रोल क्या है? स्टैंड अप कॉमेडी में इसका रोल ये है कि अगर ये आपके जोक को इनहेंस कर रही है, का प्रभाव बढ़ा रही, तब तो गाली है, गाली का यूज कीजिए। पर अगर सिर्फ गाली है, उससे हंसी आ रही है, तो उससे हंसी नहीं आ रही, लोग असहज हो रहे हैं। गाली होनी ही क्यों चाहिए? वो होनी क्यों चाहिए का मतलब नहीं। देखिए, आप गाली दे रहे हैं। अब अभी पिछले कुछ दिनों, मैं खैर नाम लेना नहीं चाहता, अगर गाली इतनी अच्छी है तो फिर स्कूलों में पढ़ाई जाए। नहीं, अगर किसी के जोक को अगर एनहांस कर रही है, अगर कोई मैसेज जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि पढ़ाई जाएगी। उसकी भी अपनी ऑडियंस हो जाएगी। यानी हमारा कॉलेज हमारे सिखाई जाती है,
तो अब तो इसका तो कोई बात ही नहीं है, ये भी बात शुरू होगी। हाँ। ऐसा कोई, आप इस बात से निश्चिंत रहें, इस देश में वो सब कुछ होगा। जब तक इस देश में, मैं बार बार ये बात बोलूंगा, फिर तीसरी बार बोल रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, जब तक इस देश में जनसंख्या बढ़ती रहेगी, हर एक काम करने के लिए एक लिमिटेड एक ऑडियंस बन ही जाएगी। हाँ। तो मेरा काम ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये काम बंद हो, क्योंकि वो काम बंद नहीं हो सकता। ऐसा कार्य कहो ही मत कि अराजकता पैदा हो, ऐसा कार्य करो जिसमें से हो जाए। हो जाने की बात यह है कि अगर आपकी किसी पर्टिकुलर गाली को यूज करने से आपके जोक का प्रभाव बढ़ता है, ठीक है, पर अगर आपकी गाली ही आपका जोक है तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। ये अंतर ये आपको पैदा करना पड़ेगा। ये आर्टिस्ट जानता है, जिसने सेट लिखा है अपना, जिसने जोक लिखा है, उसको पता है कि उसके जोक से लोग हंस रहे हैं या उसकी गाली से हंस रहे हैं। जो अब नए युवा कवि आ रहे हैं, वो ऐसा क्या पढ़ें, ऐसा क्या सुने जो अपने अंदर, जो उनके अंदर खामियां हैं, उनको वो पहचान सके, उनको समझ सके। क्योंकि उर्दू के लिए रेखता है, लेकिन हिंदी कविता के लिए कोई ऐसी विशेष, हिंदी कविता के लिए तमाम किताबें पढ़ी हुई हैं। हाँ। आप दिन भर पढ़ें और समाज देखें। हिंदी कविता का आर्क बहुत बड़ा है। आप उसको मतलब मैं तुलना में किसी से नहीं कर रहा, सबका अपना आर्क है, सबकी अपनी बातें हैं। उर्दू साहित्य में भी बहुत बातें हुई हैं, सब बातें कर रहे हैं, पर जब इस जगह पर आते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदी का आर्क बहुत बड़ा है। हिंदी कविता में जो लोग पढ़ रहे हैं, और आप वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे कुछ कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, हाँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी कविता में आप पुराने कवियों को पढ़ें, कविताओं को पढ़ें, और उसके बाद अपने समाज के आसपास का चीज़ों का आकलन करें, भाव को जिएं और बस वही लिखें। इसके अलावा कुछ आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मंचों की भागम भाग है, मंचों तक बहुत जल्दी यूथ, मतलब जो युवा कवि हैं या फिर नए कवि हैं, नवीन कवि हैं, वो बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, कि सीधे मंचों तक पहुंचे या फिर पहले खुद को तराशें? देखो, ये सबकी अपनी यात्रा है। हाँ। कोई तुरंत पहुंच गया और उसने वहीं पे खुद को तराशा, कुछ लोग तराश के पहुंचे। ये आप किसी कवि को नहीं बता सकते कि कब है। जिसको जब अवसर मिले वो अपना पूरा उसका उपयोग करे। हाँ, उसके लिए अनर्गल कार्य ना करे। उसके अलावा जिसको जब अवसर मिल रहा है वो कार्य करे, क्योंकि आप नहीं तय कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ये कोई सिस्टम नहीं है। आप कवि बनने के लिए आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है कि आज मैंने क्लियर कर लिया, आज से मैं कवि हो गया हूँ। आप निरंतर यात्रा में निरंतर सीख रहे हैं। जो आज से मैं 2 साल पहले पढ़ रहा था, मैं आज वो नहीं पढ़ रहा हूँ। आज से 2 साल बाद पढ़ूंगा, हो सकता है वो आज नहीं पढ़ रहा हूँ। सही बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप सीखते हैं हर दिन। आप ये किसी को नहीं बता सकते कि अभी तुम मंच के लिए तैयार नहीं हो सकता है उसका मंच ही उसकी तैयारी हो, ये आप थोड़ी बताएंगे उसको। बिल्कुल। और हो सकता है उसको तैयार होकर जाना पड़े। हाँ। ये वो अपनी यात्रा से सीखेगा, आप उसको नहीं बताने वाले कुछ भी। हो सकता है वो मंच पे गलतियां करे और मंच से ही सीखे, हो सकता है वो जीवन भर मंच बिता दे और ना सीख पाए। क्या करेंगे आप इसका? तो ये आप नहीं तय कर सकते। किसी कवि को, किसी आर्टिस्ट को, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिस्ट अपना जीवन खुद जिए। वो पहले आर्टिस्ट है, पहले वो कवि है, फिर वो मंच का है। तो पहले वो कवि बन गया, उसने निर्धारित किया कि वो कवि, वो मंच पे गया, लोगों ने उसको नहीं सुना तो उसको सुनना चाहिए कि नहीं, अभी मुझको ऐसा काम करना है कि लोग मुझको सुने। उसको लोगों ने सुना तो उसने उसको सुनाया कि हाँ ये लोग सुन रहे हैं, हमको उसको सुना रहे हैं। उसके बाद उसने वो लिखा जो लोग नहीं सुनना चाह रहे थे, पर सही है, पर वो लिख रहा है। हाँ। तो कई स्तर पर कई जिम्मेदारियां हैं। पहले स्वयं को सिद्ध करना है मंच पर जाकर कि नहीं, मैं वो सुना सकता हूं जो आप सुनने आए हैं, फिर मैं आपको वो भी सुनाऊंगा जो आपको सुनना चाहिए। बिल्कुल। तो ये दोनों कार्य कवियों को करने पड़ेंगे। और इसके लिए कोई कवि किसी को बता नहीं सकता है कि अब तुम मंच के लिए तैयार हो। और मंच का कुछ नहीं, कोई कभी तैयार नहीं होता है। हर दिन आप मंच से पहले जाने से पहले आपके पैर कांपते हैं। बिल्कुल। कोई मंच के लिए कभी तैयार नहीं है, आप कितनी भी यात्रा कर लो। बिल्कुल। तो ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि कवि क्या करेगा। अच्छा, ओपन माइक के बारे में आपका क्या मत है? बहुत बढ़िया है, ओपन माइक ने बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ टाइम से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फुअर्ता देखने के लिए मिल रही है। तो फिर मैं कितनी बार कहूं कि उन्हीं में से तो अच्छे लोग निकल के आएंगे। आप रास्ता बंद कर दोगे कि यहाँ से नहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि नहर आएगी तो इसमें से बहुत सारा कूड़ा आ जाता है, तो लोगों के खेत कैसे सींचे जाएंगे? क्योंकि चयनित भी वहीं से करना है, वहीं से आएंगे ना, वहीं से चयन करना। आप कैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां से निकल के आए हैं, उनको अवसर कौन दे रहा था? काव्य गोष्ठियां बंद हो गई, बिल्कुल, वो सीमित हो गई लोगों के लिए। उनको लगता है कि यही काव्य गोष्ठी जो इस तरह की कविताएं करे, नशिस्त हो गई कि यही होगा तभी शायरी होगी। उसके बीच में ओपन माइक्स ने वो स्पेस दिया लोगों की वो अपने विचार लिख पाए। हाँ, उसमें खराब भी है, नरगल भी है, तो कुछ दिन बाद वो हट जाते हैं, यात्रा नहीं कर पाते। तो उससे आप रोक थोड़ी सकते हो।
अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो अश्लीलता है। बिल्कुल। तो इसमें से 4 कभी भी तो निकले जो हर पॉपुलर सिक्के हुए। के 2 पहलू होते हर जगह के 2 पहलू होते हैं, तो आप रोक नहीं सकते कुछ भी। मुझे इस बात से बड़ी आपत्ति है कि आप इसको रोक दो, या ये नहीं होना चाहिए नहीं, कुछ क्योंकि ये चीजें बहुत कई दफा हर जगह काफी जगह पर सुनने के लिए मिलती हैं कि ओपन माइक में मेरे ख्याल से आज के दौर में बिन मुद्दों की बातें होती हैं। कोई भी आता है, कुछ भी सुनाता है। मुद्दों की बातें कहाँ हो रही हैं? कोई भी आता है, कुछ भी सुनाता है। नहीं, तो मेरा उन सबसे पूछना है कि मुद्दों की बातें हो कहाँ रही हैं? और कहने वाले भी वही हैं जो सुनने वाले हैं, और सुनने वाले भी वही हैं। हाँ, तो ठीक है, जब आप उनको नहीं सुन रहे हो तो आएंगे सुनाने के लिए। उसी में से 4 आदमी, मैं इतना जानता हूँ कि अगर इस 20, 25, 30 लोग बैठे हुए हैं जिनको किसी ने अवसर नहीं दिया, और वो आते हैं, उनमें से 29 लोग अश्लील पढ़ते हैं, और एक व्यक्ति अच्छा पढ़ता है, और उस अच्छे पढ़ने वाले को मंच मिलता है, तो मैं उस ओपन माइक का समर्थन किसी भी दिन करूंगा, कि अगर वो एक व्यक्ति वहां से निकल रहा है, क्योंकि उस एक व्यक्ति को भी आप जगह नहीं दे रहे हैं, तो जहां भी उसको जगह मिल रही है मैं उसका समर्थन करूंगा। वो काव्य गोष्ठी हो, वो नशिस्त हो, वो ओपन माइक्स हो, वो नुक्कड़ की जगह हो, वो कॉलेज की कैंटीन हो, वो क्लासरूम हो, वो पॉडकास्ट हो, वो कुछ भी हो। अगर एक व्यक्ति भी वो ऐसा पैदा कर पा रही है जिसके पास सामर्थ्य है अपनी बात को कह देने का, अपनी बात को सही तरीके से कह लेने का, अगर उसके में कवि बनने का सामर्थ्य है, उसमें शायर बनने का सामर्थ्य है, उसमें शायरी है, उसमें कविता है, तो मेरा समर्थन उसको है। मेरे ख्याल से आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर दी जाए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया। वक्त की भी अपनी एक समय सीमा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग वक्त की कदर नहीं करेंगे, शायद एक समय पर आकर वक्त हमारी कदर करना बंद कर देगा। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भैया, आपने अपना वक्त दिया। आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार हमें सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अमित भाई, बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। आपके सभी टीम मेंबर्स का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपना वक्त निकाल कर आए, आपने अपना वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तसल्ली के साथ आपने ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद।